आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है यजमान, आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अरे आपकी कुंडली में क्योंकि काल सर्प दोष है, इसीलिए आपको ये सब समस्याएं जीवन में फेस करनी पड़ रही हैं। ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, इसके कारण आप नहीं जानते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए पूजा करवाइए, इसका उपाय करवाइए, इतने हजार रुपए आपको खर्चने पड़ेंगे और ये समस्या का निवारण हो जाएगा। आपने ये सब बातें अवश्य या तो सुनी होंगी या आपको बताई गई होंगी किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, यदि आपकी कुंडली में सो कॉल्ड काल सर्प दोष दिखता है किसी एस्ट्रोलॉजर को। तो आज हम इसी विषय पर दोस्तों बात करेंगे। मैं अमनदीप सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोसत्वा कोर्सेज में, एस्ट्रोसत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। और जैसा कि मैंने कहा, काल सर्प दोष, ये नाम सुनने से ही व्यक्ति को डर लग जाए, और यदि किसी को यह कहा जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि व्यक्ति डर जाएगा और जो भी सामने वाला बताएगा उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि जीवन में परेशानी हर किसी की कोई ना कोई चल रही होती है और उसका कारण होता है, डेफिनेटली उसका कारण होता है जो कुंडली के द्वारा हम देख सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरीली डरना या डराना ये गलत है। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि काल सर्प दोष एक्चुअली है क्या, कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स को काल सर्प दोष का नाम दिया गया है, और एक्चुअली वो कारगर कब होती है व्यक्ति की लाइफ में, कब वो प्रॉब्लम दे सकती है, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दो तीन चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि पहली चीज तो ये कि किस कॉम्बिनेशन को काल सर्प दोष बोला गया है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कुंडली में काल सर्प दोष है भी कि नहीं, और यदि है भी तो उसका इंपैक्ट कितना है, कितना असर करेगा वो किसी व्यक्ति के जीवन में। और यदि वो कॉम्बिनेशन नहीं भी है तब भी तो राहु केतु की समस्या जीवन में आती है। तो राहु केतु की स्पेसिफिक एक प्लेसमेंट है कुंडली में जिसके तहत उसको काल सर्प दोष का नाम दिया गया है। यदि सारे प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स राहु केतु के अलावा सभी प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में स्थित हों, दे आर सिचुएटेड बिटवीन राहु एंड केतु, सैंडविच्ड बिटवीन राहु एंड केतु, ये कुछ टर्म्स आप डेफिनेटली यदि नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी। तो जब सभी प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट राहु और केतु के बीच में स्थित हो कुंडली में, उस कॉम्बिनेशन को काल सर्प दोष का नाम दिया गया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सभी कुंडलियों में जहां इस तरीके की सिचुएशन हो, क्या सभी में प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं है। केवल और केवल किसी खास स्थिति में ही राहु केतु परेशान करते हैं, और राहु केतु ने यदि समस्या कुंडली में देनी है तो वो इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि सारे प्लैनेट्स राहु केतु के बीच में आएंगे तभी वो समस्या देंगे। यदि उन्होंने समस्या देनी है, और कैसे देते हैं वो अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में, तो कैसे देते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन वो किसी भी चार्ट में दे सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसी डिस्कशन में, और मैं एग्जांपल्स के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी चार्ट अपने पास लेकर बैठे, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए, अपने चार्ट पर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी है, क्लाइंट जो भी, आप पहले ये समझिए कि क्या उस कुंडली में काल सर्प दोष है भी कि नहीं, पहली चीज। और यदि है तब उसका इंपैक्ट है कि नहीं, और यदि काल सर्प दोष उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं भी है तब भी क्या राहु केतु की समस्या है कि नहीं। यदि हमने ये सब बातें समझ ली तो डेफिनेटली हम राहु केतु के द्वारा जीवन में आने वाली समस्याओं से निवारण पा सकते हैं उनके उपाय करके। तो अब देखिए, जैसे इस स्क्रीन पर हम ये चार्ट देख रहे हैं, पहला चार्ट, जिसमें हमें पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शायद सारे के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जानने की जरूरत है कि जो प्लेसमेंट है वो राहु और केतु के बीच में है भी कि नहीं, ये हम कैसे जाने। जब भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट जन्म कुंडली में देखी जाती है और प्लैनेट्स की मूवमेंट जो चार्ट में होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्लैनेट जैसे शनि है तो ये यहां मकर राशि में यहां से आगे इस प्रकार बढ़ेगा, उल्टा नहीं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की सुइयां उल्टी यदि हम देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार ग्रहों की चाल रहती है, जैसे मैं अभी आपको कर्सर के द्वारा दिखा रहा हूं।
चंद्रमा यहां है, मंगल यहां है, तो यहां से आगे जाएगा, बृहस्पति यहां से इधर आगे जाएगा, चंद्रमा यहां से इधर आगे जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये कॉम्बिनेशन किसी चार्ट में आपको दिखती है तो इसका मतलब कि ग्रह जो हैं वो केतु और राहु के बीच में है। इस प्रकार की प्लेसमेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि ये काल सर्प दोष है इस चार्ट में। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काल सर्प दोष चार्ट में है या नहीं, कुंडली में है या नहीं, वो जो प्लेसमेंट बताई गई है वो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ काल सर्प दोष तो ये कहा गया है कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हो। लेकिन इस चार्ट में क्या सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं? आप ऐसे नहीं देखेंगे कि राहु यहां है, केतु यहां है, इनके बीच में सभी ग्रह हैं। नहीं, राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह नहीं है। मंगल 6 डिग्री से आगे है तो केतु के आगे है। मंगल 21 डिग्री का है, केतु 6 डिग्री का है, तो मंगल आगे निकल चुका है, यहां कहीं स्थित है। लेकिन यहां सारे ग्रह केतु और राहु के बीच में है, तो इस कुंडली में तो एज पर डेफिनेशन भी काल सर्प दोष नहीं है। अगला एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इस चार्ट में राहु और केतु के बीच में, क्योंकि हमने बोला एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो यहां राहु इस भाव में है, 7वें भाव में, केतु लगन में है, तो यहां सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हमें प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ खाली हमें ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं देखनी, उनकी डिग्री पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। यदि हम ध्यान से देखें बृहस्पति की डिग्री, बृहस्पति 17 डिग्री का है, केतु 23 डिग्री का है, यानी कि बृहस्पति कहीं इस पॉइंट पर है, केतु आगे है। दैट मीन्स कि बृहस्पति केतु से पहले है, ठीक है, वो राहु और केतु के बीच में आ गया। लेकिन यदि हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा 17 डिग्री 20 मिनट है, राहु 23 है, तो चंद्रमा राहु से पहले है। अब चंद्रमा यदि छठे घर में हो, 5वें में हो, चौथे में हो, तब भी तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ गए। तो इवन दो चंद्रमा सेम हाउस में है, सेम भाव में है जहां राहु है, लेकिन डिग्री वाइज वो राहु से पीछे ही है, अभी आगे गया नहीं है। तो उस प्रकार भी यदि हम बात करें तो इस कुंडली में भी काल सर्प दोष खंडित है, यहां नहीं है। क्या इंपैक्ट होगा वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो करें है भी कि नहीं। वो इसलिए मित्रों कि कोई भी आपको जो है मूर्ख ना बना पाए, इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास है कि आप पहले आइडेंटिफाई करना सीखें। कोई आपको इस प्रकार के चार्ट में, या पहला जो हमने एग्जांपल लिया उसमें जहां केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह थे, ये बोले कि जी आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये स्थिति है तो काल सर्प दोष कैसे हुआ जनाब। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं जहां पर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह हैं, बृहस्पति 17 डिग्री है, केतु से पहले है, यानी कि राहु केतु के बीच में है, कोई ग्रह केतु और राहु के बीच में नहीं है, सभी राहु और केतु के बीच में है। तो ये जो प्लेसमेंट है काल सर्प दोष की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर निश्चित तौर पर काल सर्प दोष बनता है एज पर डेफिनेशन। उसका असर है कि नहीं ये अभी हम बात करें। अब इस कुंडली में काल सर्प दोष है, ठीक है। अगला एग्जांपल एक और देखते हैं। ये सेम प्लेसमेंट है। अब इस चार्ट में और जो मैंने अभी पहले दिखाया आपको, इस चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको पहली नजर में ये नजर आएगा कि शायद चंद्रमा यहाँ पे तो हमने ग्रीन दिखा रखा है, यहाँ पर ग्रीन नहीं है, लेकिन बाकी सारी प्लेसमेंट सेम है। डिफरेंस है लगन की डिग्री का। यहां इस कुंडली में लगन 11 डिग्री का है, इस कुंडली में लगन 23 डिग्री का है, बस ये डिफरेंस है। चलिए अब बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि राहु केतु का जो काल सर्प दोष इन दो कुंडलियों में बन रहा है, कहां पर उसका क्या इंपैक्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इस कुंडली की यदि हम बात करें, यहां हम देखें राहु के साथ कोई ग्रह नहीं है, राहु की 5वीं दृष्टि होती है, उस भाव में कोई ग्रह नहीं है। राहु की 9वीं दृष्टि होती है, यहां कोई ग्रह नहीं है। केतु की 5वीं दृष्टि 10वें पर, कोई ग्रह नहीं है। केतु की 9वीं दृष्टि दूसरे पर, कोई ग्रह नहीं है। 17 डिग्री का जो बृहस्पति है वो राहु केतु एक्सिस पर है और 6 डिग्री दूर है, तो बृहस्पति पर बहुत ही माइल्ड इन्फ्लुएंस है, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लगन की डिग्री 11 डिग्री है और राहु केतु 23 डिग्री के हैं, तो इनका इन भावों पर भी जहां इनकी दृष्टि जा रही है कोई खास असर नहीं है। तो इस कुंडली में
इवन दो एज पर डेफिनेशन काल सर्प दोष है, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट व्यक्ति के जीवन में परमानेंटली नहीं होगा। ट्रांजिट का यानी कि गोचर का असर तो हर किसी के जीवन में आता है, तो केवल उतना ही असर इस व्यक्ति के जीवन में भी रहेगा। लेकिन ये कहना कि क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष है तो जीवन पर्यंत आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यदि आपने उपाय नहीं किया, तो वो बात गलत होगी। इस कुंडली में राहु केतु के द्वारा जो सारे प्लैनेट उनके बीच में भी आ गए और काल सर्प दोष बन गया एज पर द डेफिनेशन, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव समस्याएं नहीं आएंगी काल सर्प दोष के कारण। बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस का इंपैक्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं केवल और केवल काल सर्प दोष की। लेकिन जो दूसरी कुंडली हमने देखी, यहां पर हम देख रहे हैं कि लगन की डिग्री 23 डिग्री है और हमारे राहु केतु भी इस कुंडली में 23 डिग्री के हैं। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस तो सेम रहेगी, चौथे में, 10वें में, दूसरे में, 8वें में कोई ग्रह नहीं है, तो इनके दृष्टि के द्वारा कहीं पर भी कोई प्लैनेट उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आया। लेकिन लगन की डिग्री, जिसको कि हम मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट बोलते हैं, वहां पर राहु केतु की क्लोजनेस है। दैट मीन्स कि 6 भाव इस कुंडली में राहु केतु द्वारा इंपैक्टेड हैं। राहु की इन्फ्लुएंस 5वें घर पर क्लोजली 23 डिग्री पर है, क्योंकि लगन की डिग्री भी 23 थी, तो सारे भावों का जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा वो 23 डिग्री के ±5 डिग्री में होगा। यहां तो राहु केतु खुद 23 डिग्री के हैं, तो चौथे भाव पर राहु का इन्फ्लुएंस नेगेटिव, 8वें भाव पर नेगेटिव, दूसरे पर और 10वें पर केतु का प्रभाव नेगेटिव, छठे और 12वें में तो वो बैठेंगे। यानी कि सारे इवन हाउसेस 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन भावों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस व्यक्ति के जीवन में नेगेटिवली इंपैक्टेड थ्रू आउट दी लाइफ रहेंगी राहु केतु की क्लोजनेस ऑन एमईपी की वजह से। अब जब मैं इस प्रिंसिपल की बात करूं तो इसका इस बाकी ग्रहों के राहु केतु के बीच में होने या ना होने से क्या इंपैक्ट हुआ, क्या असर? कोई असर नहीं। राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह हो चाहे ना हो, अगर एमईपी के नजदीक राहु केतु बैठे हैं किसी भी चार्ट में हो, तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो काल सर्प दोष की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यदि हम देखने की बात करें कि जब सभी ग्रह राहु केतु के बीच में होते हैं तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, वो बात कितनी ठीक हुई आप खुद ही समझिए। गलत हुई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि जहां सभी ग्रह राहु केतु के बीच में हैं, लेकिन क्योंकि राहु केतु डिग्री वाइज कोई परेशानी ना किसी ग्रह को दे रहे हैं ना किसी भाव को दे रहे हैं, तो काल सर्प दोष हुआ कहां? अगला एग्जांपल हमने अभी देखा, सभी ग्रह काल सर्प राहु केतु के बीच में हैं और काल सर्प दोष बन रहा है एज पर डेफिनेशन, लेकिन उस योग के बनने के कारण समस्या नहीं होगी व्यक्ति के जीवन में। राहु केतु की इन्फ्लुएंस एमईपी के नजदीक है, उसकी वजह से दिक्कत होगी। अगला एग्जांपल यदि हम देखें, जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारी जो लगन की डिग्री है वो 18 डिग्री 26 मिनट, राहु और केतु 18 डिग्री 26 मिनट। क्या सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं? नहीं है, कुछ ग्रह राहु और केतु के बीच में या कुछ आगे निकले हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर एमईपी अफ्लिक्शन है, राहु और केतु लगन की डिग्री के नजदीक हैं, तो इन व्यक्ति के जीवन में भी 6 भाव नेगेटिवली इंपैक्टेड हैं, सारे ऑड हाउसेस, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन भावों पर राहु केतु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। तो इन सभी भावों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस नेगेटिवली इंपैक्ट थ्रू आउट द लाइफ होंगी व्यक्ति के जीवन में, चाहे एज पर डेफिनेशन इस चार्ट में काल सर्प दोष है या नहीं। तो ये रिडंडेंट कॉन्सेप्ट हुआ, लोगों को डराने के लिए बना दिया गया कि नाम से ही व्यक्ति डर जाए। आप केवल और केवल कुंडली में बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या वहां पर नेगेटिव प्लैनेट्स की कोई इन्फ्लुएंस है, यदि है तो उस पर कार्य किया जाए। क्या किसी चार्ट में फेवरेबल प्लैनेट्स वीकनेस लेके हैं, यदि हां तो उस पर कार्य किया जाए। एक और एग्जांपल अभी हमारे सामने है, जिसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि चाहे सभी ग्रह राहु केतु के बीच में दिख रहे हैं, लेकिन यदि हम माइन्यूटली
मिनट वाइज भी देखें तो बुध और बृहस्पति केतु से आगे निकल चुके हैं। केतु 22:18 का, बुध 22:43 यानी आगे निकल गया, बृहस्पति 23:56 यानी आगे निकल गया। तो यहां पर भी एज पर डेफिनेशन भी काल सर्प दोष बन नहीं रहा। तो आपको दो चीजें समझाने की कोशिश की गई इस वीडियो के माध्यम से कि पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ काल सर्प दोष एज पर द डेफिनेशन है भी कि नहीं, सो दैट यू कैन काउंटर एनीवन। सेकेंडली, वो इंपैक्ट होगा कब व्यक्ति के जीवन में, जब राहु केतु एमईपी के नजदीक होंगे या किसी दूसरे ग्रह पर उनका क्लोज इन्फ्लुएंस होगा, तब हमें राहु केतु के उपाय करने से डेफिनेटली लाभ मिलेगा। लेकिन जो ये बोल दे कि काल सर्प दोष है और उसकी पूजा करवा लेने से सुधार हो जाएगा, वो चीज समझ में नहीं आती ना। अब इन चीजों को जानने के बाद जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके समझने की कोशिश करें, तो आप कोई भी कुंडली लीजिए और उसमें ये देखिए कि क्या राहु केतु लगन की डिग्री के नजदीक हैं, क्या वो दृष्टि के द्वारा या कंजंक्शन के द्वारा किसी दूसरे ग्रह को इंपैक्ट कर रहे हैं। यदि हाँ, तो उस कुंडली में डेफिनेटली पितृदोष है, क्योंकि राहु केतु के द्वारा दी गई समस्याएं पितृदोष को इंडिकेट करती हैं और उसके हमें उपाय करने से डेफिनेटली लाभ मिलता है। राहु के लिए चैरिटीज कीजिए, केतु के लिए चैरिटीज कीजिए। जेमस्टोन्स नहीं पहनने हैं नेगेटिव प्लैनेट्स के कभी भी। इन्हीं बातों को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने काफी डिटेल में इन बातों को समझाने की कोशिश की है कि मिथ्स से कैसे बचना है, क्या क्या मिथ्स चल रहे हैं, एक्चुअली प्रिंसिपल अप्लाई कर आप कितने ही प्रकार के योगों को इग्नोर कर सकते हैं और स्ट्रेट अवे अपना एनालिसिस निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। और आप वो प्रिंसिपल, आपको सिर्फ प्रिंसिपल याद करना है, आपको रट्टा नहीं मारना कि कौन सी प्लेसमेंट से क्या होगा। आप प्रिंसिपल अप्लाई एक चार्ट में कीजिए, 100 में कीजिए, 1000 में कीजिए, आप सेम बात बोलेंगे। जो स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट को याद करके आगे बढ़ते हैं वो सभी स्टूडेंट्स एक ही बात बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो इस प्रकार से कोर्सेज कर सीखेंगे वो अलग अलग बातें बोलेंगे, वो सेम ही बात बोलेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। और आपके पास कोई कुंडली आज आए, 5 साल बाद भी आ जाए, आप सेम बात बोलेंगे, क्योंकि आप प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। तो यही हम सिखाने की कोशिश करते हैं अपने कोर्सेज के द्वारा। आशा है आपको इस वीडियो के द्वारा काल सर्प दोष से रिलेटेड मिथ्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ काल सर्प दोष है, कहाँ नहीं। सेकेंडली, कौन से चार्ट में इंपैक्ट उस राहु केतु की प्लेसमेंट से है कि नहीं। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं इस वीडियो को। यहां पर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।